हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट करियर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एसिड की, तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बचपन से ही कि एसिड्स वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सावर इन टेस्ट होता है, सावर इन टेस्ट। और बेसिस की बात करें तो बेसिस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होता है। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। पर दिक्कत ये है कि अब हर सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके तो बता नहीं सकते कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। अब वैसे हार्मफुल सब्सटेंस को तो हम लोग टेस्ट करके बता नहीं सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें द टेस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, this substance can broadly be classified based on their characteristics, tastes and chemical properties। अब हम जो भी सब्सटेंस होते हैं उसको हम उसके टेस्ट के अनुसार या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सावर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि बीटर इन टेस्ट होते हैं। सावर इन टेस्ट जैसे नेचुरल सब्सटेंस जैसे लेमन्स और विनेगर्स में पाए जाते हैं। बीटर्स होता है जैसे बेकिंग सोडा हो गया, सोप हो गया, तो ये सब हमारे बिटर इन टेस्ट होते हैं। एंड जनरली हैव अ स्लिपरी टेक्सचर, उसको छूने में थोड़ा सा स्लिपरी लगता है, जैसे सोप को छूते हैं तो स्लिपरी लगता है, वैसे बेकिंग सोडा इन सबको भी छूने में स्लिपरी फील होता है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग करने पे हम लोगों के पेट में एसिडिटी हो जाता है, मतलब एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एसिडिटी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस केस में हम लोगों को एसिडिटी हो जाता है, मतलब पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा रिलीज हो जाती है उस खाने को पचाने के लिए। अब चूंकि एसिडिटी हो जाता है तो उस केस में हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल किया जा सके। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि इफ़ एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने की वजह से जब एसिडिटी हो जाता है, अब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज हाईली रिकमेंडेड एज रेमेडी। तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन कहा जाता है क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, और ये बेसिक सॉल्यूशन रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज एसिडिक सब्सटेंस जैसे, लेकिन अब हमको एसिडिटी हो गया तो उस दौरान हम एसिडिक सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते, जैसे लेमन जूस या फिर विनेगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमको और ज़्यादा कंडीशन को वर्स बना देगा, खराब बना देगा। साइंटिफिक रीजन क्यों है इसके पीछे? एसिडिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। एसिडिटी होता क्यों है? जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उस दौरान ज़्यादा एसिड रिलीज होता है ताकि खानों को पचाया जा सके। अब बेकिंग सोडा एक बेस की तरह काम करता है, बेसिस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें, तो इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन का यूज करते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एसिड जो होता है वो सावर इन टेस्ट होता है, मतलब वो टेस्ट में सावर होता है, और बेसिस बीटर इन टेस्ट होता है। लेकिन अब हर चीज़ को तो टेस्ट करके बताया जा नहीं सकता है कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए हम लोग कुछ सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो ये बताने में मदद करता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सब सब्सटेंस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। वैसे सब्सटेंस जो ये बताने में मदद करता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कलर चेंजिंग इंडिकेटर, कलर चेंजिंग इंडिकेटर, और एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो कलर चेंजिंग इंडिकेटर नाम से पता चला है वैसा सब्सटेंस जिसका एसिड या बेस में कलर चेंज हो सकता है उसे हम कलर चेंजिंग इंडिकेटर कहते हैं। और ऑल कलर चेंजिंग इंडिकेटर में सब्सटेंस का कलर चेंज होता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में सब्सटेंस का स्मेल चेंज होता है। कलर चेंजिंग इंडिकेटर उसको कहते हैं जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उसे कहते हैं जिसमें सब्सटेंस का स्मेल चेंज होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंडिकेटर्स ऐसा सिंस टेस्टिंग अननोन लेबोरेटरी केमिकल्स इज हाईली डेंजरस। अननोन जो लेबोरेटरी केमिकल्स है उसको टेस्ट करके बता पाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट करते हैं यूज इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स are a specific substance that changes their color or sensory properties when they come into physical contact with an acidic or basic solution। इंडिकेटर्स वैसा सब्सटेंस होता है जिसका कलर या फिर जो सेंसरी प्रॉपर्टीज जैसे स्मेल, सेंसरी प्रॉपर्टीज का मतलब है स्मेल चेंज हो जाता है जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आता है, मतलब टच करता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को। ये दो तरीके के होते हैं कलर चेंजिंग, और इसको हम दो पार्ट से क्लासिफाई कर सकते हैं, कलर चेंजिंग और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी कलर चेंजिंग में कलर चेंज होता है, ऑल्फैक्टरी में स्मेल चेंज होता है। याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी में स्मेल चेंज होता है। अब इस कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स की। कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, तो कलर चेंजिंग इंडिकेटर वैसे इंडिकेटर को कहते हैं जिसका एसिडिक या बेसिक मीडियम में कलर चेंज होता है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में पहले से प्रेजेंट होता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। आर्टिफिशियल जिसको हम लोग केमिकल लैब में बनाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में हम लोगों को दो पढ़ना है, एक है टर्मरिक और एक है लिटमस पेपर। ये दो तरीके के इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों को नेचुरल इंडिकेटर्स में पढ़ना है। और आर्टिफिशियल में हम लोगों को भी दो पढ़ना है, जो है फेनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो ये दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोगों को दो पढ़ना है, टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं, और लिटमस पेपर जो कि लिचेंस नामक पौधा से पाया जाता है। एक लिचेंस नामक पौधा आता है, उस लिचेंस नामक पौधा से हम लोगों को मिलता है लिटमस पेपर। ये एक पर्पल कलर का डाई होता है। इस लिटमस पेपर का जो अपना कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। तो लिचेंस नामक पौधा से एक पर्पल कलर का डाई मिलता है जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब हम बारी बारी से इन सब के कलर को देखते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अगर हम बात करें, सबसे पहले लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर का एसिडिक में अगर वो किसी भी कलर का हो फर्क नहीं पड़ता, एसिडिक मीडियम में जाते ही वो रेड कलर का हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में जाते ही वो रेड कलर का हो जाएगा और बेसिक मीडियम में लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उससे पहले वो लिटमस पेपर किस कलर का था। अगर पहले लिटमस पेपर ब्लू कलर का था, एसिड में जाएगा रेड हो जाएगा। पहले लिटमस पेपर पर्पल कलर का था, ओरिजिनल कलर उसका, तब भी वो एसिडिक में जाते ही रेड हो जाएगा। और पहले अगर रेड था फिर भी एसिडिक में रेड ही रहेगा। बेसिक में जाते ही वो ब्लू हो जाएगा। इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि वो पहले किस कलर का था। उसके बाद अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक एसिडिक में येलो कलर का होता है, एसिडिक में येलो कलर का होगा और बेसिक में रेड कलर का या फिर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें
फिनोल्फ्थलीन की, फिनोल्फ्थलीन की, तो फिनोल्फ्थलीन हमारा एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा और बेसिक मीडियम में ये पिंक या फिर मैजेंडा, मैजेंडा डार्क रेड, डार्क पिंक कह सकते हैं, तो मैजेंडा कलर का हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज का एसिडिक में पिंक या रेड कलर का होगा और बेस में ये येलो कलर का हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी होगी कि लिटमस पेपर जो कि लिचेंस नामक पौधा से पाया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले तो ये लिचेंस नामक पौधा से पाया जाता है और इसका अपना कलर होता है पर्पल। जैसे इस पर्पल कलर पे अगर हम एसिडिक डालेंगे, एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा और अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। टर्मरिक एसिडिक में येलो कलर का होगा और बेसिक में रेडिश ब्राउन कलर का होगा। फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो एसिडिक में कलरलेस होगा और बेसिक में पिंक या मैजेंडा। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिडिक में पिंक या रेड और बेसिक में येलो कलर का होगा। तो ये कुछ कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स के बारे में था। अब हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स को कहते हैं जिसका एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर स्मेल चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज। अब स्मेल चेंज इसको समझते हैं तो हम लोगों को इसमें तीन तरीके का पढ़ना है, एक है ओनियन, एक है वैनिला और एक है क्लोव। तो ये तीन चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इस चीज को एक एक्टिविटी की मदद से समझाया गया है कि हम लोगों को एक कॉटन स्ट्रिप लेना है, मतलब कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें ओनियन को फाइनली चॉप करके रात भर के लिए छोड़ देना है। ओनियन को फाइनली चॉप करके इसके अंदर पैक करके रात भर के लिए छोड़ देना है। तो इस ओनियन का जो स्मेल होगा, ये ओनियन का सारा स्मेल इस कॉटन के कपड़ा के अंदर आ जाएगा। ये जो कपड़ा है इस कॉटन के स्ट्रिप के अंदर आ जाएगा। सेम चीज हमको करना है वैनिला के साथ, सेम चीज हमको करना है क्लोव के साथ कि एक कपड़ा के अंदर वैनिला का जो ड्रॉप होता है उस ड्रॉप को डाल के रात भर के लिए छोड़ देना है। सारा का सारा स्मेल जो होगा वैनिला का वो आ जाएगा कॉटन के अंदर। और सेम चीज क्लोव कहते हैं लौंग को, तो लौंग को भी इस कपड़ा के अंदर डाल के छोड़ देना रात भर के लिए। तो जो भी तीनों का स्मेल होगा अलग अलग कपड़ा में आ जाएगा। अब जब उसके ऊपर हम एसिड डाल के चेक करेंगे, जब हम उसके ऊपर एसिड डाल के चेक करेंगे तो एसिड डालने पर देखने को मिला कि इसका जो कलर स्मेल था रिटेन कर लिया। रिटेन करने का मतलब कि जैसा था जैसा स्मेल था कपड़ा के अंदर अभी भी वैसा ही स्मेल उस कपड़ा के अंदर है, स्मेल कहीं नहीं गया है। सेम चीज वैनिला के साथ था, वैनिला भी अपना स्मेल रिटेन कर लिया और क्लोव भी अपना स्मेल, क्लोव वाले केस में भी अपना स्मेल रिटेन कर लिया। तो एसिडिक मीडियम में जो स्मेल होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब उस कपड़ा के अंदर जो ओनियन का स्मेल था, जो वैनिला का स्मेल था, जो क्लोव का स्मेल था वो गायब नहीं हुआ। लेकिन बेसिक मीडियम में डालते ही ये लूज कर गया, लूजेज इट्स स्मेल। इसमें भी हुआ लूजेज इट्स स्मेल और इसमें भी लूजेज इट्स स्मेल। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया कि ओनियन, वैनिला और क्लोव ये तीनों हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ऑल फैक्ट्री मतलब इन तीनों का एसिडिक मीडियम में तो कोई स्मेल चेंज नहीं होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में जाते ही इसका स्मेल पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि क्यों इसका मतलब बेसिक मीडियम में स्मेल लूज कर दे रहा था। तो बेसिक मीडियम में स्मेल इसलिए लूज कर देता है क्योंकि जैसे ओनियन या फिर वैनिला या फिर क्लोव, ये तीनों जो सब्सटेंस है इसके स्मेल के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके स्मेल के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब एसिड के अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया गया, ये जो एसिड के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब मिलाया गया जो उसके स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो इस तीनों के स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब एसिड के अंदर मिलाया गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अब जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ
तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इट इज प्रेजेंट है, जैसा था वैसा ही अभी भी प्रेजेंट है। अब जैसा था वैसा ही अभी भी प्रेजेंट है तो स्मेल रह जाता है, लेकिन बेस के अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालते ही ये रिएक्शन हो जाता है। अब चूंकि रिएक्शन हो गया तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा नहीं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो वैसे फॉर्म में है नहीं, जब वैसे फॉर्म में नहीं है तो स्मेल गायब हो जाता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे पीडीएफ से देख लेते हैं कि सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स ये लिचेंस नामक पौधा से पाया जाता है, नेचुरली इसको पाया जाता है। एसिड में ये जो ब्लू लिटमस पेपर का होता है वो रेड हो जाता है, मतलब फाइनली वो रेड ही होगा, और बेस में वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर हम बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक एक नेचुरल येलो किचन स्पाइस है, मतलब कि पीला कलर का हल्दी होता है, येलो कलर का, जो एक इंडिकेटर का काम करता है। जब हम लोगों के व्हाइट शर्ट पे जो दाग लग जाता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जब उसके ऊपर सोप लगाते हैं। जब हम कहीं पे पार्टी में जाते हैं और गलती से हमारे व्हाइट शर्ट पे या फिर व्हाइट ड्रेस पे ये हल्दी का दाग लग जाता है, करी का स्टेन लग जाता है, और जब उसके ऊपर हम बेस मतलब सोप लगाते हैं तो वो रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। द स्टेन टर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल येलो कलर वंस इट इज थॉरोली रिंस्ड विद फ्रेश वाटर रिमूविंग द बेस। और जब हम उसको वापस से पानी से पूरी तरीके से धोते हैं तो वो वापस से येलो कलर का हो जाता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी टर्मरिक येलो कलर का ही होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अब अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स को कहते हैं जो केमिकल इंडिकेटर्स मैन्युफैक्चर केयरफुली इन लेबोरेटरीज, जो लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, जैसे फेनोल्फथलीन की हो गया और मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है, और पिंक या जो मैजेंडा कलर हो जाता है वो बेसिक एनवायरनमेंट में हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में वो पिंक या रेड, और बेसिक में येलो कलर का होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 में दिया गया हुआ था कि कुछ एसिड और बेस लिया गया था, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कुछ बेस लिया गया था जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इस सबको अलग अलग इंडिकेटर में डाला गया, जब रेड लिटमस पेपर में डाला गया तो एसिड को डाला गया तो वो रेड ही रह गया, और बेस को डाला गया तो ब्लू हो गया। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में जब एसिड को डाला गया तो वो रेड हो गया, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ कलर में। फेनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस, क्योंकि हमको पता है फेनोल्फथलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में पिंक या मैजेंडा। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड या पिंक, और बेसिक मीडियम में येलो कलर का होता है। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर और स्मेल, ऑर्डर या स्मेल मतलब सुगंध जो होता है वो चेंज हो जाता है जब वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है। तो अब एक एक्टिविटी दिया हुआ था, उस एक्टिविटी में बताया गया कि कुछ फाइनली चॉप्ड ओनियंस को एक सील्ड प्लास्टिक बैग विथ क्लीन कॉटन स्ट्रिप्स एंड लेफ्ट ओवरनाइट इन अ रेफ्रिजरेटर, मतलब कि ओनियन को बहुत ही फाइनली चॉप करके उसको रात भर के लिए एक कॉटन के कपड़ा में लपेट के रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। तो जो स्ट्रिप होगा क्लॉथ का, वो जो ओनियन का स्मेल था वो पूरी तरीके से सोक कर लेगा, मतलब ओनियन का स्मेल उस कपड़ा के अंदर आ जाएगा। दीज स्ट्रिप्स आर देन एक्सट्रैक्टेड टू बी यूज्ड एज टेस्ट मटेरियल। अब उस कपड़ा का इस्तेमाल हम लोग टेस्ट मटेरियल के तौर पे कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग इस्तेमाल करना है वैनिला एसेंस के साथ भी और क्लोव ऑयल के साथ भी। तो जब देखा गया तो जब ओनियन स्ट्रिप को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला गया तो देखा गया कि रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉन्जेंट स्मेल, मतलब उसका जो खराब सा स्मेल था ओनियन का वो अभी भी बचा हुआ है उस एसिडिक मीडिया में। सेम चीज वैनिला एसेंस के साथ भी कि अपना जो प्लेजेंट स्मेल था, स्वीट स्मेल था, वो रखा हुआ है। क्लोव ऑयल भी अपना रिटेन करके रखा हुआ था, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में अपना जो स्मेल था वो कंप्लीटली लूज कर देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो वैनिला, ओनियन या क्लोव ऑयल फंक्शंस एफिशिएंटली एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इन एन एसिडिक मीडियम। द ओरिजिनल स्मेल परसिस्ट कंप्लीटली अनचेंज्ड। एसिडिक मीडियम में वो जो स्मेल होता है वो रह जाता है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो स्मेल गायब हो जाता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? This visual and sensory change happens because the basic solution chemically reacts with the scientific organic volatile compounds responsible for the generating foods odor। ठीक है, मतलब ये जो सुगंध के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, जो ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल था, वो
एसिड में रिएक्ट नहीं करता लेकिन बेस में रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण ऑर्डरलेस मॉलिक्यूल बना लेता है। रिएक्ट जैसे वो ओनियन स्ट्रिप के लिए, मतलब ओनियन के स्मेल के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल था, ओनियन के स्मेल के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक ऑर्डरलेस मॉलिक्यूल्स बना लेता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए एसिड में अपना स्मेल रिटेन कर लेता है और बेस में अपना स्मेल लूज कर देता है कंप्लीटली। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब बाकी अब हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।